हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। अभी हम यूपीएसआई के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए हैं और अब आपको बिल्कुल सेलेक्टिवली सब चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। इसलिए कम से कम समय में, मैं कम से कम मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करने में मदद कर रहा हूँ। हो सकता है कि इनमें से, हो सकता नहीं, इनमें से आपको प्रश्न देखने को, मुझे ऐसी आशा है कि आपको जरूर मिलेंगे। और आपके दिमाग में अगर स्टक भी रह गए, थोड़े से दिमाग में चीजें पड़ी भी रह गई, तो आपका 2.5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आप औरों की श्रेणी से आगे निकल जाएंगे। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल हमने आपके घरेलू हिंसा और दहेज प्रतिशत देखे थे। आज बाकी के महिलाओं संबंधी जितने भी अधिनियम है उनके क्वेश्चन है, करीब करीब 22-23 क्वेश्चन है। इनको 10-12 मिनट में खत्म करते हैं। और साथ में हिंदी साहित्य भी पढ़ा रहा हूं, उसकी भी वीडियो देखो। आज हिंदी की वीडियो भी डालूंगा और आज संविधान की वीडियो भी डालूंगा, ठीक है। और चीजें भी आपके लिए चल रही हैं। सब चीजें लगातार राम जी की पाठशाला आपके लगा हुआ है। बस आशा करता हूं कि आप अच्छे से एसआई का पेपर दे के आए और आप जल्दी से जल्दी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो, ऐसी शुभकामना आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है। ये एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, एक ही वीडियो में आपने देखा होगा। तो स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम की कौन सी धारा में स्त्री का अशिष्ट रूपण, अशिष्ट रूपण का मतलब गलत तरीके से स्त्री को दिखाना, उसके चरित्र को दिखाना, उसके शरीर को दिखाना, यह अशिष्ट रूपण होता है। तो धारा 2 में यह बात है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापन पर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है। यानी कि अगर आप स्त्री के अशिष्ट रूपण किस चीज में कोई स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई एडवर्टीजमेंट है, तो उस पर, उस एडवर्टीजमेंट पर प्रतिषेध है, वो कौन सी धारा है। तो स्त्री के अशिष्ट रूपण के विज्ञापन पर प्रतिषेध करती है इस अधिनियम की धारा 3। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है, ठीक है। कौन सा या कौन से सही है। तो पहला पी है, ऐसी किसी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध है। बिल्कुल सही बात है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम यही बात बोलता है कि अगर कोई ऐसा फोटो है, ऐसी कोई तस्वीर है, ऐसा कोई चित्र है, उसको बनाना या उसको बांटना बिल्कुल अवैध है यदि उसमें किसी भी तरह से महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया गया है। तो पी बिल्कुल सही है। क्यों में क्या है, उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रामाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के रूप में किया गया है। बिल्कुल सही है, ये बात भी है। अगर आप मतलब देखो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आप देखेंगे तो आप एकदम से बोलेंगे कि भाई एक सही है दूसरा गलत है, जबकि दोनों ही सही है। किसी भी स्त्री का अशिष्ट रूपण, किसी फोटो, तस्वीर, इस तरह में उसका उत्पादन या वितरण करना अवैध है। परंतु अगर इस तरह का उत्पादन या वितरण किसी भी विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए, शिक्षा के हित में है या किसी भी तरह के धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, तो वहां पर गैर कानूनी नहीं माना जाएगा, अन्यथा गैर कानूनी माना जाएगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पी और क्यू दोनों, पी और क्यू दोनों। अगला हमारा प्रश्न है, स्त्री के अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, इसके उपबंधों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को क्या होता है। प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कठोर कारावास या सादा कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना। मान लिया क्या है कि पहली बार पकड़ा गया है, प्रथम दोष सिद्धि का मतलब क्या, पहली बार अपराधी सिद्ध हुआ है ये काम करते हुए, तो पहली बार में 2 साल का जेल होगा, चाहे वो शादी हो चाहे कठिन कारावास हो, और 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द्वितीय या पश्चातवर्ती पर, मतलब 2 बार, दूसरी बार पकड़ा गया है या तीसरी चौथी बार पकड़ा गया है और फिर दोष सिद्धि हो गई है, तो अब क्या होगा, जो जेल होगी वो 2 वर्ष न होके 6 माह से 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। तो इसमें दोनों के दोनों ही आपके सही हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्त्री के अशिष्ट रूपण के संबंध में किया गया कोई भी अपराध कैसा होगा। अगर आप स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई भी अपराध कर रहे हैं तो संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, जमानती होगा या गैर जमानती होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये स्त्री अशिष्ट रूपण संबंधित जो भी अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे और जमानतीय होंगे, जमानतीय, ठीक है,
जमानती होंगी, जबकि घरेलू हिंसा में पढ़ा था संज्ञेय और गैर जमानती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब से लागू है? तो आपका इसका उत्तर है 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992 से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लागू है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के कुल कितने सदस्य होंगे? मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसमें कुल कितने सदस्य होंगे अध्यक्ष के सहित? तो ये धारा 3 में बताया गया है, तो कितने सदस्य आपके हो जाएंगे ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपके इसमें सदस्य होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 सदस्य आपके इसमें होते हैं। ये 1990 के इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बात बताई गई है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1992 में स्थापित महिलाओं के हितों की सुरक्षा और प्रचार के जनादेश के साथ एक सांविधिक निकाय और भारत का एक शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 1992 में एक आपका संगठन, एक निकाय को चालू किया गया, और वह निकाय कौन सी है? तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग वह संस्था है। 1992 में यह संस्था लागू हुई। पीछे देखो, पीछे क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 31 जनवरी 1992 से लागू है, और तभी से ही आपका क्या है? तभी से ही आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? ये मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होंगी और या अन्य कोई भी सदस्य होगा, तो कार्यकाल आपको याद रखना है, कार्यकाल है धारा 4 के तहत, धारा 4 के तहत 3 वर्ष का। कितने का? 3 वर्ष का कार्यकाल। अगला प्रश्न है आपका, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित विषयों का अन्वेषण व परीक्षण करना, बिल्कुल सही ये काम है। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन होता है रिपोर्ट देना, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है महिलाओं के अधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों की परीक्षा करना व स्वतः संज्ञान लेना, ये भी सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। ये तीनों ही काम है। क्या काम है? कि महिलाओं का अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो उसके संबंधी शिकायतों का परीक्षण करना या संज्ञान लेना, केंद्र सरकार को प्रतिवेदन देना हर साल, और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों व अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित विषयों का अन्वेषण व परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एक समिति, एक सम्मेलन जैसा हुआ, ठीक है, उसमें भारत सरकार द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, किनका? महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी ऐसा अनुसमर्थन यानी कि सपोर्ट किया था। कब किया था? ये आपको याद रखना है 1993 में। 1993 में आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम, यानी कि महिलाएं जो काम करती हैं वहां पर उनका लैंगिक उत्पीड़न यदि होता है तो इस संबंध में एक अधिनियम ये आया था, वो 2013 में कब लागू किया गया? आपको बता दिया गया कि 2013 में लागू हुआ है। ठीक है, 2013 में कब लागू हुआ है? तो ये 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली कट ही गए। ठीक है, अब आपका कौन सा बचा? 22 अप्रैल बचा या आपका 1 अप्रैल बचा? लगाइए, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी, क्या बचा आपका? तो ये आपका हो जाएगा आपका 22 अप्रैल 2013। ये हो जाएगा आपका 22 अप्रैल 2013। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है? पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है कार्यस्थल पर। अब पिछले 2 वर्षों में क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका था 2017 का, रिपीट, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2013 में ये आपका आया था। तो 2015-16 के आसपास जो पेपर था, तो पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया, लागू किया गया है। तो आपको याद रखना है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ये मतलब आपके लिए थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूं, 2013 का है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। मतलब लैंगिक उत्पीड़न किस किस को माना जाता है। लैंगिक उत्पीड़न किसको माना जाता है? शारीरिक संपर्क व अग्रगमन, ठीक है, शारीरिक संपर्क कर रहे हैं या आगे आगे चलना, आगे पीछे डोलना, इस तरह से। लैंगिक अशिष्ट टिप्पणियां करना, ठीक है, गलत आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, है ना। अवांछनीय मतलब जिन आचरणों की आवश्यकता ना हो वैसे शारीरिक आचरण करना, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, ये सब किस में आएंगे? ये सब लैंगिक उत्पीड़न में आएंगे। उपरोक्त सभी आपके इसमें हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। परिवाद मतलब कंप्लेन होता है। लैंगिक उत्पीड़न का कंप्लेन या परिवाद घटना घटित होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम आप कितने दिनों के अंदर अंदर उसको सबमिट कर सकते हैं, परिवाद दायर कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 माह यानी कि 90 दिन, ठीक है, 3 माह यानी कि 90 दिन। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिशोध अधिनियम प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत नियोजक का क्या कर्तव्य है? नियोजक, ठीक है, नियोजक का क्या कर्तव्य है? तो नियोजक जो होता है वह कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है। नियोजक का क्या मतलब है कि जहां पे मतलब सीधे सीधे जिसके अंडर में वो अथॉरिटी आ रही है, वो कार्यस्थल आ रहा है, उसको नियोजक कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कर्तव्य बनाए गए हैं कि कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होवे। दूसरा है, लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। और आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। ये चारों चीजें ही नियोजक के कर्तव्य हैं। ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा, आपको दिक्कत मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक अधिनियम की धारा 26, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। धारा 26 के अनुसार जहां कोई नियोजक आंतरिक समिति का गठन एवं कार्यवाही करने में असफल रहेगा, यदि देखो अभी नियोजक का कार्य क्या है कि आंतरिक समिति बनाएगा, रिपोर्टों को समय समय पर देगा। तो अगर ऐसी आंतरिक समिति का गठन एवं कार्यवाही को करने में असफल होता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, कितने रुपए का दंड लगाया जाएगा? तो इसमें आपको डायरेक्ट लगाना है 50,000 रुपए तक का जुर्माना से उसको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम विवाह है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार, ये ट्रिपल तलाक है नियम, है ना, यही है ट्रिपल तलाक आपका। इसी अधिनियम को ट्रिपल तलाक बोल देते हैं, ट्रिपल तलाक। इसी को 3 तलाक जो है वो कानून बना है 2019 में। यह कब से प्रभावी हुआ? तो 19 सितंबर 2000 आपका क्या हो जाएगा, 19 सितंबर 2018, है ना, 2018 से यह प्रभावी हुआ। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा सर ये कौन सी उल्टी बातें बता रहे हो कि कब से प्रभावी माना गया, कि सर ये जो एक्ट आ रहा है 2019 में आ रहा है प्रभावी, आप 2018 से बता रहे हो। कुछ लोग लिख देंगे कि सस्ते नशे कर रखे सर ने, पर आपको पता होना चाहिए आपके सर कोई भी नशा नहीं करते, ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, ये प्रभावी माना गया। अधिनियम तो कानून तो आया 2019 में, पर प्रभावी माना गया 2018 में, क्योंकि 2018 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी करवाया था, ठीक है, एक अध्यादेश जारी करवाया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम महिला, ये ट्रिपल तलाक अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत तलाक की घोषणा शून्य व अवैध होगी? वो ट्रिपल तलाक बोल देते हैं, तो वह ट्रिपल तलाक शून्य माना जाएगा, अवैध होगा, उसकी कोई भी मान्यता नहीं रहेगी। तो धारा 3 के तहत इस तरह का कोई भी तलाक अपना क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तलाक की घोषणा करने वाले के लिए दंड का प्रावधान है। यदि तलाक की कोई घोषणा कर रहा है तो कितनी सजा है उसको आपको पता होना चाहिए, 3 साल की सजा है, ठीक है, 3 साल की सजा है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने के कालक्रम के अनुसार लगाइए। सबसे बाद पहले कौन सा लगा, उसके बाद कौन सा लगा? तो सबसे पहले नंबर पे जो आपका आया था, सबसे पहले नंबर पर जो आपका आया था वो आया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। कब आया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। उसके बाद आपका आया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, 1993 में। इनको ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छे से।
उसके बाद आया आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में, और उसके बाद बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये आपका लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 2009 से। तो आपका क्रम लगा लो, देखो ये जो 3 पे है तो ये मतलब कौन से पे आ जाएगा? ये सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 1, सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 4। तो 3, 1, 2, 4 कहां पे है? 3, 1, 2, 4 यहां पे। मानवाधिकार संरक्षण 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध 1961 और शिक्षा का अधिकार 2009, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, और संभवतः हमारा अंतिम प्रश्न हो सकता है, नहीं एक और प्रश्न है शायद इसके बाद आपका है। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में डैश 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 की स्थापना की गई। अभी आपको पता है कि आपका 1993 में बहुत काम हुआ महिलाओं संबंधित, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय का स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। तो महिलाओं को ऋण उपलब्ध कौन करवाएगा? इसमें आपको देख लो, जहां भी कोष आ जाएगा, कोष देता है, जो फंड होता है वही देता है, तो राष्ट्रीय महिला कोष इस तरह की मतलब ऋण देने के लिए एक निकाय है, एक संस्था है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार नहीं है, सॉरी कौन जिम्मेदार नहीं है? तो पुरुष प्रधान समाज बिल्कुल सही है, दहेज प्रथा बिल्कुल सही है, बाल विवाह बिल्कुल सही है, विधवा पुनर्विवाह ये नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विधवा विवाह तो विधवा पुनर्विवाह से तो महिलाओं की स्थिति सुधरती है। ठीक है, अगर मतलब जवानी में किन्हीं के पति चले गए और फिर बाद में जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे मतलब ऐसा मतलब बना हुआ है, तो अगर उनका विवाह हो जाएगा तो जीवन और बेहतर हो जाएगा। तो आज हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, कल हम बच्चों संबंधी करेंगे और धीरे धीरे सारे एक्ट्स को खत्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं भाई, काम बहुत है, बहुत सुबह शाम तक दिन रात लगा हुआ हूं, इसलिए अन्यथा किसी को कोई बात नहीं माननी, अच्छे से पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि चैनल पर नए आए हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहां से फायदा होगा। और 12 तारीख को अगर समय मिला तो आपके लिए रिव्यू करने जरूर जाऊंगा, और उसके बाद 17 तारीख में आगरा से रिव्यू करूंगा। ठीक है, आगरा से रिव्यू करूंगा। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।